ठीक है, नोट कर लिए ना, बल द्रव्य अपेक्षणी। तो जैसे मैं क्या बता रहा था कि तुम लोग को जैसे खाना खाना होता है तो तुम लोग डिसाइड करते हो ना कि आज हमको 1 रोटी खाना है या 2 रोटी खाना है, या आज हम ज्यादा खाएंगे या कम खाएंगे। वो वहां पे क्या होता है, केवल एक मात्रा का बात की गई है जो अग्नि बल की, कि तुम्हें कितनी भूख है। खूब तेज भूख है तो ज्यादा खाना खाओगे, कम भूख है तो कम खाना खाओगे। पर वही जब बात आ जाती है द्रव्य बल अपेक्षणी, तो जब द्रव्य की बात आती है, जैसे तुम्हें किसी दिन राजमा खाना है या छोले खाना है या फिर कुछ और हैवी चीज खाना है, तो तुम वहां कर कहते हो, उस समय उस चीज को अमाउंट कम कर देते हो। जैसे रसगुल्ला खाना है या फिर कुछ और चीजें खाना है तो अमाउंट कम करते हो ना। तो वहां पे अपन लोग द्रव्य की बात करते हैं, द्रव्य अपेक्षणी। ठीक है, समझ गए। अब चलो इसके आगे देखो, ये हो गया मत। एक कोटेशन लिखो, रस प्रधानम आहार द्रव्यम वीर्य प्रधानम औसत द्रव्यम। किसका कोटेशन है ये? रस प्रधानम आहार द्रव्यम वीर्य प्रधानम औसत द्रव्यम। किसने बोला है? म्यूट खोल के बोलो चरक ने ना। रस प्रधानम आहार द्रव्यम वीर्य प्रधानम औसत द्रव्यम। चक्रपाणी। चक्रपाणी सही है सर, हाँ। चक्रपाणी ने बोला है रस प्रधानम आहार द्रव्यम वीर्य प्रधानम औसत द्रव्यम। देखो, जो तुम लोग खाना खाते हो ना, तो तुम लोग सेलेक्ट करते हो स्वाद, उसमें रस सेलेक्ट करते हो ना, कि मीठा खाना है कि खट्टा खाना है, तीखा खाना है, ये आहार है। पर जब औसत सिलेक्शन करते हैं तो हम लोग वीर्य को ज्यादा महत्व देते हैं, कि शीत वीर्य औषधि दे रहे हैं कि उष्ण वीर्य औषधि दे रहे हैं। जैसे कटु चूर्ण है तो गर्मी में देने से बचते हो ना तुम लोग, या इसके अलावा और कुछ चीजें होती हैं जो गर्मी में देने से बचना है, जैसे एलोवेरा वगैरह अपन लोग क्या करते हैं, ठंडी में देने से बचते हैं, क्योंकि एलोवेरा शीत होगा, त्रिकटु जो होगा उष्ण में आएगा, इसलिए। ठीक है, अब इसके बाद लिखो गुरु आहार में, देखो क्या क्या आता है। पूर्ण भोजन, पूर्ण भोजन करना है आधी तृप्ति। जब आधा पेट भर जाएगा तो पूर्ण भोजन हो गया तुम्हारा। यदि गुरु आहार कर रहे हो तो आधी तृप्ति में तुम्हारा पूर्ण भोजन हो जाएगा। मार्क करो, गुरु आहार पूर्ण भोजन आधी तृप्ति। सर उसको अर्ध साहित्यम जो बोलते हैं वही है। हाँ, अर्ध साहित्यम, साहित्यम मतलब मैडम जो जिसमें तृप्ति हो जाए, पेट भर जाए, उसका अर्ध साहित्यम, पेट भर जाए। और लघु आहार कम भोजन पूर्ण तृप्ति। जैसे तुम्हें लाई मिल जाए ना, लाई जानते हो क्या, जो खील बतासे उसमें आते हैं दीपावली के समय, उसको तुम कितना भी खाते चले जाओ, है ना, पूरा पेट भर जाएगा, तब भी तुम्हें क्या हो जाएगा, लगेगा कि अभी पेट खाली है, क्योंकि जाता जाएगा और पचता जाएगा। तो इसीलिए आता है कम भोजन पूर्ण तृप्ति। अच्छा, ये नोट करो, गुरु गुरु आहार जो होता है पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होता है। गुरु आहार पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होता है। पृथ्वी और जल प्रधान, और जो लघु आहार होता है वायु और अग्नि महाभूत प्रधान होता है। लघु आहार वायु और अग्नि महाभूत प्रधान है। गुरु आहार पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान है, नोट कर लिए। सर उसके बाद बता दीजिए। क्या छूट गया, देखो फिर से सुनना, जो छूट गया लिख लेना। गुरु आहार पूर्ण भोजन आधी तृप्ति, पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान। लघु आहार कम भोजन पूर्ण तृप्ति, वायु और अग्नि महाभूत प्रधान। लिख लिए। यस सर। ठीक है, चलो, है ना। अब इसके बाद देखो, वहां कोटेशन लिखा है, प्राणी नाम पुनः पुनः आहार हो जाएगा, बल वर्ण उत्साह हो जाएगा। जो बल वर्ण और ओज का कारण है, जो आहार होता है ना, बल वर्ण और ओज का कारण है। अब इसके बाद चलते हैं अष्टविध आहार विधि विशेष आयतन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्ट आहार विधि विशेष आयतन, यहाँ पे ना 8 जो है आहार के जो कारण बताए गए हैं, मतलब आहार का सिलेक्शन कैसे करना है अपन को। ये आहार की क्वालिटी के बारे में बता सकते हैं कि आहार के सिलेक्शन के बारे में
जैसे सबसे पहले लिखा है प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोगिता। तो मैंने तो देखो इस क्रम को ही फॉलो किया था, इसी क्रम को बार बार पढ़ा था, तो मैंने इसी तरह याद कर लिया था, प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था, उपयोगिता। अब तुम्हें याद करना है तो प्रकाश, राधे का और लास्ट में डबल ऊ याद कर लेना। और तो कोई ऐसा बनाया नहीं मैंने, है ना। प्रकार याद कर से हो, प्रकार, संयोग, देश, काल, ऐसा भी बना सकते हो। उपयोग, संस्था, उपयोगिता लास्ट में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो ये तो तुम पढ़ते हो अष्टविध आहार विशेष आय। अच्छा बताओ, सप्ताहार कल्पना किसने बताई है? सप्ताहार कल्पना, सप्ताहार कल्पना किसने बताई है? अष्टांग संग्रह, नोट करो, अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान में 10वें चैप्टर का 4था श्लोक। सप्ताहार कल्पना, रेफरेंस बताना, क्या रेफरेंस क्या बताना। नाम समझ में नहीं आया क्या बोले मैडम, क्या बोले? रेफरेंस सर रेफरेंस। अष्टांग संग्रह सूत्र 10वें चैप्टर का 4था श्लोक, 10वें चैप्टर का 4था श्लोक। सप्ताहार कल्पना, लिखो उनकी जो 7 कल्पना है वो लिखो। स्वभाव, संयोग, स्वभाव, संयोग, संस्कार, स्वभाव, संयोग, संस्कार, मात्रा, देश, काल, उपयोग व्यवस्था। स्वभाव, संयोग, संस्कार, मात्रा, देश, काल, उपयोग व्यवस्था। ठीक है। अब देखो यहाँ 2-3 चीजों में डिफरेंस आता है। उपयोगिता नहीं आया, उपयोगिता नहीं है, और प्रकृति की जगह स्वभाव बोला, तो प्रकृति को स्वभाव बोलते हैं, तुम जानते हो। बस इतना ही है और कुछ ऐसा नहीं है। प्रकृतिकरण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था, उपयोगिता। अब देखो यहाँ प्रकृति को स्वभाव बोला, ये तुमने पढ़ा है। करण में देखो, कर्णम पुनः स्वाभाविका नाम द्रव्याणाभि संस्कार है, संस्कारो ही गुणांतम धर्म उच्यते, ये तुमने कई बार कोटेशन पढ़ा है, तुम्हें मालूम है। संस्कार से ही क्या होते हैं, गुणधर्म बढ़ जाते हैं। जैसे अपन तेल है, तो तेल तो नॉर्मल होता है, लेकिन जब उसमें मेडिसिन डाल देते हैं तो वो वात सामक बन जाता है, वही तेल पित्त सामक बन जाता है, वही तेल कफ सामक बन जाएगा, होता है ना, जैसे घृत में आता है। जैसे घी है, तो वात सामक द्रव्य डाल देंगे तो वात सामक हो जाएगा, मतलब उसका गुण बढ़ जाएगा वात सामक में। पित्त डाल देंगे तो पित्त के लिए हो जाएगा, और संस्कार से क्या हो जाएगा, कफ का भी समन करता है। घी इसके लिए सबसे अच्छा होता है। संस्कार से ही अनुवर्तनम, उसमें एक वर्ड आता है, घृत के लिए आता है, संस्कार से ही अनुवर्तनम। उसका मतलब देखो, वात पित्त सामक अपने स्निग्ध गुण के कारण वात का समन करता है, शीत वीर्य के कारण पित्त का समन करता है, और जब अपन उसमें कफ सामक द्रव्य डाल देते हैं तो वो कफ का भी समन करता है। ये चीज नोट कर लो। शीत वीर्य के कारण क्या हो जाएगा, पित्त का समन करता है, स्निग्ध गुण के कारण वात का समन करेगा, और कफ सामक द्रव्य के कारण क्या करेगा, कफ का समन करेगा। तो संस्कार उत्पन्न हुआ ना उसमें, ये वर्ड यहाँ पे आता है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, संस्कारो ही गुणांतम धर्म उच्यते। फिर इसके बाद देखो राशि आती है। राशि मतलब होता है अमाउंट। अब अमाउंट 2 प्रकार का होता है, देखो कैसे है। राशि अस्तु सर्वग्रह परिग्रह, एक सर्वग्रह होता है, एक परिग्रह होता है। एक हुआ कि तुम एक बार में आधा किलो खाना खा जाते हो, फिर एक होता है कि उसमें तुम 50 ग्राम दाल खा रहे हो, 100 ग्राम चावल खा रहे हो, 150 ग्राम उसमें तुम सलाद खा रहे हो, 150 ग्राम उसमें तुम सूप पी रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा, परिग्रह। एक एक सिंगल अमाउंट को जब काउंट किया जाएगा तो परिग्रह कहलाएगा। जैसे तुम अपने दिन भर की टोटल कैलोरी को काउंट करोगे, वो क्या कहलाएगा, सर्वग्रह। पर एक रोटी, एक दाल कटोरी या चावल, इनकी अलग अलग एनर्जी काउंट करोगे तो वो क्या कहलाएगा, परिग्रह।
इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि राशि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, सर्वग्रह होती है, परिग्रह होती है। फिर इसमें दूसरा क्या लिखा है? मात्रा फल विनिश्चयार्थः, जो मात्रा और फल के लिए निश्चित की जाती है। आहार द्रव्यों की मात्रा को राशि कहते हैं। मार्क करो, मात्रा फल विनिश्चयार्थः, त्रिवेंद्रम 95 में क्वेश्चन आया था। और ये ना प्रकृति अष्टांग विधि से विशेषासन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। अब इसके बाद देखो ना, यहाँ पे लिखा है सर्वग्रह परिग्रह, ये तुमने पढ़ लिया। संयोग में देखो, संयोग पुनर्द्वय बहुनाम व द्रव्याणाम, तो संयोग 2 द्रव्यों का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, मल्टीपल चीजों का भी हो सकता है, कई चीजों का हो सकता है ना। तो संयोग पुनर्द्वयो 2 प्रकार का हो जाएगा, बहुनाम व द्रव्याणाम हो जाएगा। मार्क करो। फिर देश में देखो, देश क्या है? आहार द्रव्य तथा उपभोक्ता की उत्पत्ति का स्थान देश कहलाता है। जैसे द्रव्यों पे उपयोग डिपेंड करता है। जैसे तुमने देखा होगा कि अनार जो है कुछ लोग अपने घर में लगाते हैं, पर उसमें वो क्वालिटी नहीं आती ना, या इसी तरह तो क्या समझा रहा था, जैसे अंगूर वगैरह है, तो अंगूर जहाँ पे उगता है वहां पे जो उगेगा उसकी वो क्वालिटी होगी, लेकिन तुम दूसरी जगह उगाओगे तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है ना, जो लिखा है यहाँ पे देश, तो देश से लेकर डिपेंड क्या करता है कि जहाँ पे हो। जैसे उसमें लिखा है देश आहार द्रव्य तथा उपभोक्ता की उत्पत्ति स्थान। अब जैसे ठंडे प्रदेश में रहते हैं तो वो ठंडी के दिनों में भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और सारी ठंडी चीजें खाते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं है। पर जब हम ठंडी के दिनों में ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक खा लेते हैं तो हमें नुकसान करता है ना। हम गर्म प्रदेश में रहते हैं तो हम गर्म चीजें खाते रहते हैं, कोई नुकसान नहीं, पर अगर वहीं दूसरा व्यक्ति खा ले तो उसे नुकसान होगा। ये कहलाता है देश। ठीक है, देश दोनों का होगा, द्रव्य का भी होगा और जो उपभोक्ता है उसका भी होगा, दोनों के लिए देश होता है। देश के लिए शरीर के लिए भी होता है। जैसे तुमने देखा है एक देश से उत्पन्न व्याधि होती है ना, पढ़ा, वो देश उसके लिए भी आता है। फिर यहाँ पे आता है काल। तो काल का मतलब यहाँ पे टाइम के लिए नित्यक और आवस्थिकश्च, एक नित्यक होता है और एक आवस्थिक होता है। नित्यक की डिफिनेशन दी है, नित्यगस्तु ऋतु साथ में अपेक्षा, ऋतु साथ में होती है। ठंड के दिनों में जो है कुछ चीजें हमें अपने आप साथ में हो जाती है जो नुकसान नहीं करती है। नित्यगस्तु ऋतु साथ में अपेक्षा, ऋतु साथ में की अपेक्षा करती है। ठंड के दिनों में तुम त्रिकटु चूर्ण खाओ, तुम्हें नुकसान नहीं कर रहा है, पर वही चीज गर्म के दिनों में तुम अगर त्रिकटु चूर्ण खाओगे तो नुकसान करेगा ना। गर्मी में तुम ठंडी चीज खाते रहते हो, तुम्हें नुकसान नहीं करता है। ठंडी के दिनों में तुम ठंडी चीज खाओ, जैसे कि छाछ का डिस्क्रिप्शन पढ़ा था तुमने वैसे जी कल्पना में। छाछ क्या होता है? गर्म होता है। ठंडी की ऋतु में खाते रहो तुम्हें फायदेमंद रहेगा, पर अगर गर्म की ऋतु में खाओगे तो क्या करेगा? नुकसान। यही है नित्यगत ऋतु सात्व अपेक्षा। फिर इसी में टर्म आता है अवस्थिक, तत्र अवस्थिको विकारम अपेक्षते। अवस्था जो विकार की अपेक्षा करती है। बाल्यावस्था में कफ के विकार होते हैं, मध्यमावस्था में पित्त के विकार होते हैं, और वृद्धावस्था में वात के विकार होते हैं। तो अवस्था विकार की अपेक्षा कर रही है ना, ऋतु सात्व की अपेक्षा करता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, ऋतु किसकी अपेक्षा करता है? सात्व की, और अवस्था किसकी अपेक्षा करता है? विकार की। और मैंने जब तुम्हें पहले चैप्टर में पढ़ा रहा था तो मैंने वहां बताया था तुम्हें नित्य अवस्थिक के 2 भेद और बताए थे। चतुर्थ स्थान फर्स्ट बताया था, तो वहीं से जाके नोट कर लेना। अब इसका देखो उपयोग संस्था, तो रूल ऑफ यूज हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे तत्र जीर्ण लक्षण अपेक्षा है। एनआईए में क्वेश्चन आया था, अभी पढ़ते समय बड़ा सिंपल लगता है। एनआईए में क्वेश्चन आया था कि क्वेश्चन गलत हो गया था मुझे। जीर्ण लक्षण की अपेक्षा करता है। जैसे तुम्हें खाना है ना, उपयोग संस्था। अब तुम्हें खाना खाना है तो तुम डिसाइड करोगे कि सुबह का खाना को खाया हुआ खाना पचा कि नहीं पचा। यदि नहीं पचा है तो खाना नहीं खाओगे, या तो कम मात्रा में खाओगे, पर अगर खाना पच गया है तो समय प्रमाण में खाना खाओगे। इसी लिखा है जीर्ण लक्षण अपेक्षा है। तो केवल इतना ही क्वेश्चन आएगा कि जीर्ण लक्षण अपेक्षा किसके लिए वर्ड आता है, मात्रा फल विनिश्चयार्थ किसके लिए वर्ड आता है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। बाकी इसमें और क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें जो सबसे टफ क्वेश्चन बनेगा ना, मात्रा फल विनिश्चयार्थ, इस चीज में स्टार लगाओ, वह गलत करने की संभावना यहाँ से ज्यादा रहेगी। जीर्ण लक्षण अपेक्षा, इसको मार करो, इसको तो डबल टिबल 5 स्टार दो। पढ़ के भी तुम गलत करोगे, जरा भी तुमने रिवीजन नहीं किया और पेपर आया गलत करोगे। इसके बाद लिखा उपयोक्ता, तो आहार का जो उपयोग करता है उसे उपयोक्ता कहते हैं। जितना लोग खाना खाते हैं तो उपयोक्ता। ओक साथ में उपयोक्ता के अधीन होता है। ओक साथ में मतलब जो हम लगातार खाते खाते जिस हमने साथ में बना लिया,
उसे कहते हैं ओक्सान। जैसे तुमने कई बार सुना होगा कि कोई व्यक्ति छिपकली खाता है, कोई व्यक्ति सांप खाता है, तो हम खाएंगे तो हमें नुकसान करेगा ना, पर उसने साथ में कर लिया, इसे कहते हैं ओक्सान। जैसे कुछ होते हैं दही ऑल सीजन्स में खाते हैं पर उन्हें कोई नुकसान नहीं कर रहा है, वो ओक्सात में एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, इसमें हो गया, ये मार्क करिए। नित्य के लिए अगर तुम्हें दलहन का एक रेफरेंस लिखना है बल के रेफरेंस में, कि बल के उन्होंने नित्यग का एक संदर्भ, बल के संदर्भ में दलहन ने कुछ एग्जाम्पल दिया था नित्यग के लिए, शीते वसंते चा। शीत और वसंत ऋतु में बल अच्छा होगा ना, ग्रीष्म ऋतु में बल कम होगा, तो बल के संदर्भ में दलहन ने बोला था नित्यग के लिए शीते वसंते चा। और अवस्थिके के लिए लिखा था यौवने बले चा साइती। यौवन अवस्था में बल अच्छा होता है, वृद्धावस्था में बल कमजोर होता है, बाल्यावस्था में बल कमजोर, पर यौवनावस्था में बल उत्तम है ना अवस्थिका के लिए। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पेज में आओ, नेक्स्ट पेज में आओ। अवस्थिका एक बार रिपीट कर दीजिएगा। अवस्थिक यौवने, यौवने बले चा साइती, यौवने बले चा साइती, यौवने बले चा साइती। ठीक है, यौवन अवस्था में बल अच्छा होता है, शीत और वसंत ऋतु में बल अच्छा होता है, तो नित्यक और अवस्थिक दोनों के लिए बोल दिया है। नित्यक जो है ऋतु से रिलेटेड हो जाएगा, अवस्थिक जो हो जाएगा अवस्था से। अब देखो ये जो नेक्स्ट लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि श्रेष्ठ अहितकर और श्रेष्ठ हितकर द्रव्य, श्रेष्ठ अहितकर और श्रेष्ठ हितकर द्रव्य। अब यहाँ पे देखो चरक सूत्र 25 में मिलेगा जहां तुम्हें अग्र प्रकरण का डिस्क्रिप्शन मिलता है, तो ये याद करना बहुत आसान है, दो चार चीजों को छोड़ दो तो बहुत आसान है याद करना। सूख धान्य में लिखा है रक्तशाली और यवक। सूख मतलब होता है जिसमें चुभन हो। तुमने कभी चावल की बाली देखी है? चावल की, अब तुम लोग नहीं जानते हो, लेकिन पहले के जो होते थे जिनको एक्ने हो जाते थे वो चावल की बाली लेते थे, उससे उसे फोड़ते थे। सुना है कभी? तुमने नहीं सुना होगा, है ना? पहले के तुम्हारी मम्मी वगैरह से पूछना, उनको मालूम होगा कि चावल की बाली से फोड़ते थे। उसमें क्या कांटे जैसा ना आगे नुकीला होता है। प्रवीण मैम आप सुनी होंगी, शायद अंबिका सर वगैरह सुने होंगे, है ना? तो उसे कहते हैं सूख। सूख मतलब जो चुभन करे। तो वो क्या होता है उसमें रक्तशाली, साली जो है चावल के लिए आता है। लाल चावल जानते हो, तो लाल चावल है तो उसमें सूख होगा। फिर यवक लिखा है जई, तो यवक जो हो जाएगा उसमें भी होगा। अब यवक जो होता है निकृष्ट होता है और रक्तशाली श्रेष्ठ होता है। बार बार सुना होगा तुमने, रक्तशाली श्रेष्ठ चावल है। हर छठ का उपवास रहता है ना, उसमें लाल चावल खाया जाता है। देखो अपने यहाँ कोई भी जो त्योहार होते हैं तो वहां पे ना तुम देखते हो कि कुछ स्पेसिफिक टाइप की चीजें खाते हैं या फिर क्या करते हैं किसी को प्रसाद के रूप में देते हैं। वो क्यों करते हैं ऐसा? तुमने देखा होगा दिवाली आती है तो लाई खाते हैं, गुड़ के साथ खाते हैं या उसके साथ बतासा खाते हैं। फिर क्या होता है इसी के बाद अगर तुम देखो ग्रीष्म होली आती है तो होली में अपन लोग तिल के लड्डू वगैरह खाते हैं, होली है ना, या गुजिया वगैरह बनाते हैं, खोबे वाली चीजें मीठी चीजें स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्यों? कुछ स्पेसिफिक सीजन में अपन लोग स्पेसिफिक प्रकार के फलों की शुरुआत करते हैं, जैसे हर छठ है तो लाल चावल खाते हैं। जो जिस सीजन में अवेलेबल होता है या जो जिस सीजन में हम आगे इंडिकेट करते हैं कि अब हमें ये पथ्य चीजें हैं, अब हमें खाना है, तो स्टार्ट करते हैं उसके लिए। अब मुझे एग्जैक्ट कुछ त्योहारों के नाम याद नहीं आ रहा, वो फल नहीं, तो जो फल हमें आगे स्टार्ट करने हैं ना उनको हम उस समय क्या करते हैं प्रसाद के रूप में लेते हैं, जो बताया जाता है कि अब आगे ऋतुचर्या का, इस चर्या का फॉलो करना है। जैसे अभी कोई त्योहार था ऐसा, कुछ ऐसा जिसमें जो शिवरात्रि में बेल बहुत चढ़ाने लगते ना, बेल हाँ, काटने। शिवरात्रि में बेल चढ़ाए जाते हैं। अब देखो बेल में शिवरात्रि ना उस समय जो बेल आने शुरुआत होते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में हम लोग बेल खाते हैं ना, बेल का मुरब्बा वगैरह लेते हैं। तो यही चीजें हैं जो चीजें हम त्योहार में चढ़ाते हैं, मतलब उस समय वो चीजों का उपयोग करना चाहिए। जैसे तुमने सुना होगा कई बार की जो नाग पंचमी होती है, तो नाग पंचमी में दूध चढ़ाया जाता है। तो दूध चढ़ाया जाता है क्यों? क्योंकि उससे ना जो सांप होता है, सांप का जहर कम होता है। जब सांप को दूध पिलाया जाता है तो उसका जहर कम होता है। देखो जहर उष्ण वीर्य है और जो दूध होता है क्या होता है, शीत वीर्य होता है ना।
तो अपोजिट एक्शन के कारण उसके जो पॉइजन का इफेक्ट है वो कम होगा। और बारिश के दिनों में ज्यादातर सांप निकलते हैं पानी के कारण, तो इसलिए हम लोग क्या शंकर भगवान पे चढ़ाते हैं कि जिससे ज्यादा से ज्यादा आसपास दूध फैला रहे। और जितने भी मंदिर जो बनाए जाते हैं वो घर के आसपास होते थे, तो जब वहां पे सांप आएगा उसको पिएगा या फिर उसके कारण इफेक्ट कम हो जाएगा, तो हम लोगों का उसका नेगेटिव इफेक्ट कम पड़ेगा। इसलिए हम लोग सारे जो अपने त्योहार उनके कुछ मोटिव्स हैं, कुछ उनके पीछे उनके रीजन है, उनको समझने की कोशिश करो तो वो गलत नहीं समझ आएंगे। ठीक है, अपन गलत ट्रैक में थोड़ा सा आगे निकल गए। रक्तशाली और यवक जो है सूख से रिलेटेड है, इसको देखना। अब समी धान्य में आते हैं। तो समी मतलब क्या होता है ना, दाल। दाल, तो दालों में सबसे श्रेष्ठ दाल मूंग की दाल होती है, तुम्हें मालूम है। और सबसे निकृष्ट दाल जो होती है मांस होती है। पर तुमने सुना होगा दिल्ली में जो है दाल मखनी खूब खाते हैं। उड़द की दाल, काली दाल खूब चलती है। और काली दाल जो है किसके लिए चलती है, मांस के लिए चलती है। एक्चुअल में क्या होती है, ये शुक्र विरेचक होती है, शुक्र विरेचक होती है। ठीक है, निकृष्ट में आएगी। और जबकि जो मूंग होगी ये अच्छी होगी। अब इसके बाद देखते हैं जल वर्ग में चलते हैं। तो जल वर्ग तो तुमने पढ़ा है, अंतरिक्ष जल सबसे श्रेष्ठ होता है, माना है तुमने, पढ़ा है, सुश्रुत में पढ़ा है। अब इसके बाद वर्षा का जल सबसे निकृष्ट है। जितनी गंदगी होती है सब मिल जाती है ना, बारिश का पानी आता है उसमें सारी गंदगी मिल जाती है, तो निकृष्ट हुआ। अब इसके बाद लवण में चलते हैं। तो लवण में सैंधव लवण आता है, ऊसर लवण आता है। ऊसर लवण जो है ना, जो बंजर जमीन से होता है, जैसे अमोनिया वाला जो लवण हो जाएगा, बिट लवण हो जाएगा, ये सब चीजें क्या होंगी, निकृष्ट है। पर जो सैंधव है वो सबसे श्रेष्ठ है। सैंधव हम लोग उपवास में खाते हैं, क्यों? त्रिदोष सामक होता है सर। तो त्रिदोष सामक तो और चीजें मिल सकती हैं। तो बहुत सारे मिनरल्स होता है। जो सैंधव होता है वो प्लांट ओरिजिन होता है। सैंधव होता है प्लांट ओरिजिन होता है, सिंधु नदी जो होती है उसके आसपास से मिलता है। कहीं मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, पूरा मेरे पास डिटेल नहीं है, तुम लोग कहीं पढ़ना तो उसको डिटेल करके उसको समझने की कोशिश करना कि सैंधव लवण जो है प्लांट ओरिजिन का होता है, इसीलिए हम लोग उसे उपवास में खाते हैं। बाकी जो लवण होते हैं वो सारे के सारे एनिमल ओरिजिन होते हैं, या तो क्या है कि डिफरेंट टाइप के हम लोग साल्ट यूज करते हैं। जैसे समुद्र है तो नदियां क्या करती हैं, डिफरेंट टाइप के हर एक प्रकार के साल्ट्स को बहा के ले जाती है, और समुद्र में वही कलेक्शन होता रहता है, तो इसलिए वो क्या हुआ, निकृष्ट हुआ। अब इसके बाद देखो यहाँ पे शाक वर्ग में आओ। तो शाक वर्ग में जीवंती आती है और सरसों का साग आता है। तो सरसों का साग तुमने खूब सुना होगा, सरसों का साग। अब देखो पंजाब में सारी की सारी चीजें निकृष्ट वाली ज्यादातर यूज की जाती है। सरसों का साग पंजाब में चलता है, ठीक है, और दाल मखनी ये निकृष्ट में आता है। पर जीवंती सबसे श्रेष्ठ साग होती है। जीवंती जो है जैसे च्यवनप्राश में डलती है। इसके बाद चलते हैं मांस। ठीक है, सलमान खान का नाम सुना है? सलमान खान ने आयुर्वेद पढ़ा ना हो, लेकिन किसी ने उसको बताया होगा कि काला हिरण सबसे श्रेष्ठ होता है, इसीलिए से हिरण के शिकार करने गया था और आज तक भुगत रहा है। तो काला हिरण जो होता है सबसे श्रेष्ठ होता है। और तुम्हें मैंने बताया था कि षड रस वाले द्रव्य कौन कौन से होते हैं, षड रस कौन कौन से हैं? एडवांस पेड़ में हीरा, एडवांस, वैक्रांत, शुक्र, पारद और हीरा। हीरा तो खाओगे नहीं, वैक्रांत खाओगे नहीं, ठीक है। शुक्र और पारद का भी यूज अपन लिमिटेड करते हैं। तो यहाँ पे तो मांसों में सबसे श्रेष्ठ मांस कौन सा होता है, काले हिरण का होता है। और जो सबसे निकृष्ट होता है कौन सा होता है, गौ मांस होता है। तो गौ मांस याद करना। अच्छा, गौ मांस उपयोग कहाँ कहाँ, ज्वर में और पेट में। विषम ज्वर। तो विषम ज्वर नाशनी है कि अवागु है, चरक सूत्र 2 में मिलेगा। विषम ज्वर नाशनी या अवागु। और जो विषम ज्वर अक्षिपाक में भी, क्या क्या पूर्वा, अक्षिपाक में भी करते हैं ना, हाँ, गोमांस का चूर्ण। गौ मांस चूड़ेन घृतम, कुछ ऐसा करके कोटेशन है। गौ मांस भस्मक में भी कर रहे हैं, क्या, भस्मक में कर रहे हैं सर, त्याग्नि में जो है। हाँ, भस्माग्नि में यूज करते हैं। तो अच्छी पाकत में क्या करते हैं, गौ मांस के चूर्ण को लेके अपन वहां पे घृत के साथ मिला के भर देते हैं। ये अपन ने पढ़ा था अच्छी पाकत में। फिर एक भस्माग्नि रोग में जो है गौ मांस को दिया जाता है, क्योंकि गौ मांस क्या होता है, गुरु होता है। देखो यहाँ से असरन और रीजन का क्वेश्चन बन सकता है कि भस्माग्नि में गौ मांस पथ्य है, और उसके पथ्य होने का नीचे कारण देगा कि गौ मांस गुरु होता है। तो गुरु होने हम भस्माग्नि में यूज करते हैं। और इसके बाद जो है विषम ज्वर में हम लोग इसका यूज करते हैं, पर विषम ज्वर में इफेक्ट नहीं मालूम क्यों काम करता है वो। और तो विषम ज्वर में नाशनी है बाबू, चरक सूत्र 2 में मिलेगी। और चरक सूत्र 27 जाओगे, नहीं वहां नहीं, सुश्रुत में आता है। सुश्रुत में आहार का जहाँ डिस्क्रिप्शन आता है ना, गौ मांस,
वहां पे बताया है। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं पक्षी मांस में। तो पक्षी मांस में तुम लोग एक टर्म याद करना, लाका, पक्षी लाका। तो लावा वाला जो हो जाएगा श्रेष्ठ हो जाएगा, काण कपोत निकृष्ट हो जाएगा। काण कपोत ये शायद कबूतर के दो भेद होते हैं, एक कबूतर होता है, एक परेवा कहलाता है। अब पूरा मैं डिफरेंस उसका नहीं जानता हूँ, पर तुमने सुना होगा कि जैसे जो घर की जो हाइट्स होती है ना, वहां पे रहता है एक ग्रे कलर का होता है और एक कबूतर अलग दिखता है, डिफरेंस होता है थोड़ा सा। परेवा कबूतर कहलाता है, तो शायद उसी में से कुछ एक काण कपोत है। अब वही है कि दूसरा है, पर ठीक है, लावा वर्ड याद रखना। तो लावा हो जाएगा और काण कपोत, लावा से इसके बाद चलते हैं बिलेस से मांस, जो बिल में रहते हैं। तो जो बिल में रहते हैं, एक गोधा होती है, एक भेक होता है। भेक किसको कहते हैं? मंडूक, मेंढक, मेढक को कहते हैं। तो जो मेढक होता है उसका मांस निकृष्ट होता है, लेकिन जो गोधा होता है उसका मांस श्रेष्ठ होता है। तो गोधा मत्स्य पे चलते हैं। तो रोची, रुचि याद करो तो रोहित रुचिकर चीजें अच्छी होती है ना, तो रोहित मछली श्रेष्ठ हो जाएगी और चिलचिम मछली क्या हो जाएगी? निकृष्ट हो जाएगी। अब इसके बाद चलते हैं अपन, देखो यहाँ पे घृत वर्ग में आ जाओ। तो गौघृत सबसे अच्छा होता है, तुम्हें मालूम है, लेकिन वहीं पे आवी घृत, अजाघृत सबसे निकृष्ट है। तुमने सुश्रुत में पूरा इसका गुण देखा है। ठीक है, तो गौघृत श्रेष्ठ हो जाएगा, आविघृत निकृष्ट हो जाएगा। इसी तरह दुग्ध वर्ग में होगा, क्योंकि दूध से ही घी बनता है, तो जो दूध के गुण होंगे वही घृत के गुण होंगे। तो जब गाय का दूध श्रेष्ठ होगा तो गाय का घी श्रेष्ठ होगा, भेड़ का दूध निकृष्ट होगा तो भेड़ का घृत भी निकृष्ट होगा। अब इसके बाद चलते हैं स्थावर स्नेह में। स्थावर स्नेह में दो प्रकार का स्नेह आता है, एक तिल तेल आता है, एक कुसुम स्नेह आता है। तो तिल तेल क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, पढ़ा है तुमने। और जो कुसुम स्नेह होता है वो क्या होता है? निकृष्ट होता है। कहीं पे ना कुसुम स्नेह के साथ उसकी तुलना की गई थी, कुसुम स्नेह गीता करके याद नहीं आ रहा मुझे, पर याद रखना, कहीं पढ़ते समय मिलेगा। इसके बाद चलते हैं अनूप भाषा में। अनूप मतलब होता है जो जीव पानी में रहते हैं या पानी के आसपास रहते हैं, पानी वाली जगह में ज्यादा रहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम। तो उसमें वराह, वराह किसे कहते हैं? सुअर को, सुअर को हमेशा देखा होगा, वो पानी में रहती है या पानी के आसपास भटकती है ना, तो उसका वसा सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जानते हो। जो महिष होता है, भैंस, तो भैंस का वसा नहीं जाता, महिष का वसा निकृष्ट। इसके बाद चलते हैं मत्स्य वसा। ऊपर हमने पढ़ा था मत्स्य मांस, तो पढ़ा था मत्स्य मांस पढ़ा था। और जो तुम यहाँ पढ़ोगे वसा, तो चुल्लुकी वसा और कुंभीर वसा, चुकू। एक चीज देखना, के वाला जो नाम आता है ना, जितनी भी का वाली चीजें आ रही हैं सब निकृष्ट है, एक केवल कुक्कुट को छोड़। जितने भी का नाम आ रहे हैं, देखो ऊपर काण का पोत आया था, के बाद कुसुम आया था, कुसुम के बाद कुंभीर आया था, कुंभीर के बाद काक मुद्र आया, और काक के बाद बस, ठीक है। और केवल कुक्कुट जो आया है ना वर्ड, ये बस इसमें श्रेष्ठ है, बाकी जितने का आए हैं सारे निकृष्ट हैं। अगर ऑप्शन में मिले ना तो तुम यहां से भी एक दिमाग लगा के हटा सकते हो। कुक्कुट वाला बस श्रेष्ठ है, कुक्कुट के लिए अगर मुर्गा लिख देगा तो ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो मत्स्य वसा में चुलुकी वसा और कुंभीर वसा, तो चुकू याद करो। दो तीन टर्म तुम्हें याद रखने को मैंने बोला ना, लाका, रुचि, चुकू। तो इसमें चुलुकी जो है श्रेष्ठ हो जाएगी, कुंभीर जो निकृष्ट हो जाएगी। जलचर पक्षी वसा में जब जाओगे, जलचर पक्षी का मतलब होता है जो पानी में नहीं रहते लेकिन पानी के आसपास जाके कीड़े मकोड़े खा के जीते हैं, जैसे इसमें पाखंड वसा हो जाएगा और काक मुद्ग हो जाएगा। जलचर जल में जाते हैं, जैसे बतख वगैरह होती है ना, तो बतख तो खैर पानी में रहते हैं, लेकिन कुछ और भी होते हैं ना जो पानी के आसपास जाके उसको चुगते हैं फिर वापस आ जाते हैं, जलचर पक्षी वसा। तो जपाका याद करो इसके लिए, जपाका, जलचर पक्षी वसा। देखो अनूप वसा पढ़ते हो और जलचर पक्षी वसा पढ़ते हो, दो वसा, और एक मत्स्य वसा, वो याद रह जाएगा। कंफ्यूजन तुम्हें होगा जलचर पक्षी वसा में पाखंस वसा और काक मुद्ग वसा। इसके बाद विसिकर वसा। विसी का मतलब होता है जो चुग के खाना खाते हैं, जैसे चोंच होती है ना जिनके, मुर्गा, उसके आगे चोंच होगी ना, चुग के खाना खाते हैं, कीड़े मकोड़े चुग के। कुक्कुट वसा हो जाएगी और चटक वसा हो जाएगी। चटक, तीतर, मुर्गा, मोर, हंस, पढ़े हो कहीं?
चटक तीतर मोर मोर हंस, क्या थी ये? वो दृश्य। विश्व बेलेला दृश्य बेला रस। मोर। वृक्ष है ना। चटक शायद गौरैया को कहा जाता है। और जो गौरैया होती है ना, गौरैया। यूनानी दवाइयों में बहुत ज्यादा यूज होती है, क्योंकि ये है ना वाजीकरण होती है। तो जो है वाजीकरण है ना, देखो निकृष्ट है, ऊपर जो है मांस आई थी ना, वो भी निकृष्ट मान रहे थे, और जो चटक है इसको भी निकृष्ट मान रहे थे। तो यहाँ पे देखो, इसके लिए विकुच याद कर सकते हो तुम, विकुच। तो विसीकर में कुक्कुट वसा सबसे श्रेष्ठ है, और जो चटक वसा है सबसे निकृष्ट है। मुर्गा खाते हैं ना, तो मुर्गा सबसे बल्ले हो जाएगा। अब इसी में एक आता है, कड़कनाथ। कड़कनाथ नहीं सुना? मुर्गा नहीं खाते? मुर्गे का काला वाला जो वैरायटी होता है वो रीवा में मिलता है सर। उधर हाँ, नहीं मिलता। यहाँ मिलता है, रीवा में मिलता है। और वो मेनली जो है ना, वो जो मंदसौर वाला एरिया है ना, झाबुआ, तो झाबुआ और उधर मिलता है, क्योंकि वो वहाँ पे शायद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इनमें उसके लिए जीआई टैग के लिए केस चल रहा है। जियोग्राफिकल टैग जो कहलाता है कि हमारी ओरिजिन का है, वो मुर्गे में भी सबसे श्रेष्ठ मुर्गा होता है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, वो याद करने के लिए बता दिया कि इस तरह का कुछ रेफरेंस तुम्हें याद रहेगा। तो जो कुक्कुट होता है ना, सबसे श्रेष्ठ होता है। और चटक वसा। शाखा मेद में आ जाओ। शाखा मेद मतलब होता है जो पत्तियों को खाते हैं। शाखा मेद में क्या हो जाएगा? जो पत्तियों की पत्ती खा के, जिनका जो पत्ती खाते हैं ना जो जानवर, उनका मेद अच्छा हो। जैसे कि यहाँ लिखा है अजमेद और हस्ती मेद। तो बकरी का जो मेद होगा वो सबसे अच्छा होगा, लेकिन हाथी का जो मेद होगा वो निकृष्ट होगा। दोनों ही पत्ती खाते हैं, पर बकरी का अच्छा होगा, हस्ती का निकृष्ट होगा। कंदों में तो तुम लोग जानते हो कि श्रृंगवेर जो अदरक सबसे श्रेष्ठ कंद होगा, और आलू सबसे निकृष्ट कंद होगा। आलू सबसे ज्यादा खाते हैं। आलू का डिस्क्रिप्शन शायद भाव प्रकाश में स्टार्ट हुआ था। भाव प्रकाश के पहले ना नहीं था, लेकिन ये तो चरक में आया है। नहीं, चरक तो फिर पहले से आलू का वर्णन आता है, पर आलू ठीक है। इसका देखो, फलों में मृदिका लिखा है, किसका? चरक का होगा। और सुश्रुत ने किसे श्रेष्ठ बोला है फलों में? किसको? द्राक्षा। देख लो, चरक के अनुसार फलों में श्रेष्ठ क्या होगा? मृदिका होगा। जबकि नहीं, अमल की। द्राक्षा किसी को कहते हैं? मृदिका को कहते हैं ना। मृदिका का ही पर्याय है। तो चरक ने द्राक्षा को श्रेष्ठ बोला है, और सुश्रुत ने अमल की को श्रेष्ठ बोला है। और जो निकुच होता है, द्राक्षा ही आपने को बताया था, सुश्रुत ने भी द्राक्षा ही बोला। सुश्रुत में जब अपन पढ़ रहे थे तो उन्होंने वहां पे अमल की को श्रेष्ठ बोला था। द्राक्षा टर्म आता है, पर द्राक्षा के लिए श्रेष्ठ वर्ड नहीं आया। ठीक है, द्राक्षा को श्रेष्ठ बोला, सुश्रुत ने अमल की को श्रेष्ठ बोला, और निकुच और बढ़र जो होता है ये निकृष्ट होता है। इसके बाद चलते हैं इच्छु विकारों में, मतलब इच्छु से बनी हुई चीजें। तो इच्छु विकारों में शर्करा श्रेष्ठ होती है, और फाड़ित जो होता है निकृष्ट होता है। अब कुछ चीजें अलग से लिख लेना जो तुम लोग गलत करोगे। एक पक्षी मांस में लाका, पक्षी मांस में लाका, मत्स्य मांस में रोची, मत्स्य वसा में चुकू। अलग से लिखते जाना, लाका, रोची, चुकू। और जलचर पक्षी वसा में जपाका। फिजिकल वाला तुम कर ले जाओगे, गलत नहीं करोगे। बाकी सब हो गया, याद रहेगा तुम्हें। पूछे? बताओ, रक्तशाली क्या है? धान्य में श्रेष्ठ। और अभिघृत, अभिघृत निकृष्ट क्या है? अच्छा, काण कपोत, कपोत क्या? निकृष्ट पक्षी मांस। ठीक है, भेग, भेग क्या है?
ये मास विलेश्य में रहता है ना मास बैठक। अच्छा ठीक है। कुसुम स्नेह, स्थावर निकृष्ट स्थावर स्नेह। कुंभीर वसा, कुंभीर वसा ये मत्स्य वसा में मत्स्य वसा, ठीक है बिल्कुल सही। हस्ती मेध, शाखा में अच्छा निकुच, सर ये चलो अब देखो यहाँ पे देखो, कंदों में जो सिंहवीर को सबसे श्रेष्ठ माना था, लेकिन भाव प्रकाश ने कंदों में सूरण को श्रेष्ठ माना है। भाव प्रकाश ने कंदों में सूरण को श्रेष्ठ माना है। सूरण जो होता है अर्श में पथ्य होता है। सूरण का बॉटनिकल नेम क्या है? सूरण का बॉटनिकल नेम एमॉर्फोफैलस कैम्पेनुलाटस, एमॉर्फोफैलस कैम्पेनुलाटस। लेकिन सूरण जो होता है दद्रु में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नोट करो, सूरण को कंदों में भाव प्रकाश ने श्रेष्ठ माना है, पर क्या होता है ये कंदों दद्रु में निकृष्ट होता है। इसके बाद चलते हैं भोजन करने योग्य पात्र। सुश्रुत में तुमने पढ़ा था ना, वहां पे डिफरेंट टाइप के अपन ने चीजें पढ़ी थी कि कौन सा कैसे गुण होता है, किसमें खाना होता है। तो स्वर्ण पात्र जो होता है पथ्य होता है, दोषनाशक होता है, दृष्टिपद होता है, एक चीज नहीं लिखी यहाँ पे विषनाशक। अपन ने कल पूरा विषनाशक पढ़ा ना स्वर्ण के लिए, इसीलिए राजा सोने के बर्तन